अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। खैबर पख्तूनख्वा में शांगला में बिशाम के मुकाम पर गाड़ी पर खुदकुश हमले के नतीजे में 5 चीनी शहरियों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। DIG मालाकंड के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिरों की गाड़ी से टकराई। गाड़ी पर हमले में कई अफराद जख्मी भी हुए। ISPR की तरफ से कहा गया है कि तुर्बत, गवादर और बिशाम में दहशतगर्दी के वाकयात बुज़दिलाना कार्रवाई है। मुसल्लह अफवाज ने तुर्बत और गवादर में दहशतगर्दी को नाकाम बनाया। चीनी शहरियों को इससे पहले भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा चुका है। 2021 दासू बम धमाके में 9 चीनी शहरियों समेत 13 अफराद हलाक हो गए थे। जुलाई 2021 में कराची में फायरिंग के दौरान एक चीनी शहरी को जख्मी किया गया। अगस्त 2021 में चीनी इंजीनियर्स के काफिले को गवादर में निशाना बनाया गया। मई 2016 में कराची में चीनी इंजीनियर्स की कार को रिमोट कंट्रोल बम से उड़ाया गया। अप्रैल 2022 में जामिया कराची में 3 चीनी शहरियों को हलाक किया गया। एक तरफ चीनी शहरियों के खिलाफ हमले तो दूसरी तरफ मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में भी इजाफा हो रहा है। जनवरी में वजारत दाखिला ने मई 2022 से अगस्त 2023 तक मुल्क में दहशतगर्दी के होने वाले वाकयात की तहरीरी तफसीलात सेनेट में पेश की। इसके मुताबिक मुल्क में 2 साल के दौरान दहशतगर्दी के 1560 वाकयात हुए। इस दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताल्लुक रखने वाले 593 और 263 शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान को इस वक्त एक तरफ TTP और उसकी हामी तंजीमें तो दूसरी तरफ बलोच शिद्दत पसंदों की जानिब से दहशतगर्दी का सामना है। ऐसे में सवाल यही है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम शहरियों और चीनी शहरियों के खिलाफ हमले क्या मरबूत नेटवर्क्स की जानिब से किए जा रहे हैं और TTP और बलोच शिद्दत पसंदों के मरबूत नेटवर्क के खिलाफ हमारी रियासत को क्या इक़दामात उठाना पड़ेंगे। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। आप सबके लिए प्रोग्राम का सवाल। दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, सिक्योरिटी फोर्सेस, मासूम शहरियों के साथ चीनी शहरी भी निशाने पर, पाकिस्तान की माशी तरक्की रोकने के मज़मूम मकासद, दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों को कैसे खाक में मिलाया जा सकता है। शहजाद साहब, ये हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात में तेज़ी दिखाई दे रही है और टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के एसेट्स को या स्ट्रेटेजिक मामलात को। किस तरीके से निपटने की ज़रूरत है? देखिए, जंग हमारे बीच में मौजूद है। ये जो हमारा दुश्मन है हमारे बीच में मौजूद है और जंग हमारे दरवाजे पे लड़ी जा रही है। यानी ये अब सरहदों से निकल के अब हमारे यहाँ बीच में आ चुकी है। चाहे वो नेवी का हो, गवादर का हो, किसी और जगह पे बलूचिस्तान में, या ये जो बिशाम का वाक़या जो हुआ और जिसके अंदर के चाइनीज़ सिटीजन्स इन्वॉल्व हैं और चीन की सेंसिटिविटी हमें पता है सबको कि कितना हसास हैं चाइनीज़, और वो तमाम काम रोक देते हैं जब तक कि उनको किसी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जाता उनके शहरियों की हिफाजत के सिलसिले में। इसका हमारे पास आमतौर पे क्या जवाब होता है? पहला जो हमारा एक जिसे डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स, कि हम ऑटोमेटिकली जिधर जाते हैं वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के दुश्मन कर रहे हैं। पाकिस्तान के दुश्मन ज़रूर कर रहे होंगे, इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो तो करेंगे ही आपके लिए साथ, चाहे जो भी यूज़ कर रहे हैं, बाहर से बैठे कर रहा है, कोई बाहर की कोई फोर्स है, कोई हमारा ऐसा नेबर है, कोई पड़ोसी है जो ये काम करवाना चाहता है अफगानिस्तान से। लेकिन ये तो दुश्मन करेगा, और दुश्मन, जैसा मैंने कहा, दुश्मन आके बीच में आपके ये कर रहा है। सवाल ये है कि हमारा जवाब क्या है? हमारा जवाब इलामिये और स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते। हम परसेप्शन वॉर नहीं लड़ रहे। ये जो सोशल मीडिया की जंग का एक हमारे दिमाग पे एक गलबा तारी हो चुका है वह कि शायद सोशल मीडिया की जंग हमने जीतनी है। इससे निकलना पड़ेगा। नैरेटिव अपने लोगों के लिए इन्वॉल्व बढ़ाए नहीं जाते। नैरेटिव वहां बढ़ाए जाते हैं जहां आपको कुछ छुपाना होता है। नैरेटिव जो अब सारी कौमी सलामती के ऊपर तो पूरी कौम इकट्ठी है, हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं, हमारे मुस्तकबिल पे हो रहे हैं, तो इसलिए वो नैरेटिव तो ऑलरेडी बन चुका है। और जो नैरेटिव अमल के साथ किया जाए उससे बेहतर नैरेटिव कोई नहीं होता। तो हमें ये सवाल पूछना है कि हमारा अमल इसके बारे में क्या कहता है? हमारा अमल क्या कहता है? क्या हम अभी भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे रहेंगे? क्या हम और चीज़ों में उलझे रहेंगे? अब मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है हमने अपना जो एरिया है एक्सपैंड करके बढ़ा के उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, और हमारी नज़र गालिबन उस हमारे बुनियादी काम से हट चुकी है जिसके ऊपर कि हमारी नज़र होनी चाहिए। तो उन चीज़ों पे नज़र रखनी है, या जंग पे जो दुश्मन अंदर बैठा हमारे ऊपर हमले कर रहा है, हमारे मुस्तकबिल पे हमले कर रहा है, उसको लड़ना है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से हम क्या अब एक्टिव वॉर के ऊपर तरफ जा सकते हैं या जाना चाहिए? हमें जंग की तरफ, हमें कहना चाहिए कि हम ज़रब अज़ब के ऊपर जा रहे हैं, हम ज़रब अज़ब टाइप एक जंग के अंदर जा रहे हैं। हमें वो जंग लड़नी पड़ेगी। हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के ऊपर नहीं रह सकते। ये एक और सीरियसनेस और एक और मरहला ऊपर जा चुकी है जंग की कैफियत। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो करना क्या चाहिए,
पहली 2-3 चीजें हैं। देखिए, चीन से बात करनी चाहिए कि जिस किस्म का असर रसूख आप काबुल में रखते हैं और जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट आप काबुल में कर रहे हैं और जिस किस्म के तल्लुकात आपने उन तालिबान, अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ रखे हुए हैं, उनको सबूत दें कि उनके लोग टीटीपी जिनको उन्होंने किया रखा हुआ है वो किस तरीके से आके पाकिस्तान पे और उनके शहरियों पे हमलावर होते हैं। चीन हमसे तो पूछता है, लेकिन चीन को चाहिए कि उनसे भी पूछे और कुछ ना कुछ ऐसा चेक एंड बैलेंस जरूर करे जो पाकिस्तान की भी मदद करे। लेकिन पाकिस्तान को ये जंग खुद ब खुद करनी पड़ेगी। दूसरी बात, हमें इस जंग को आगे लेके जाना है। जैसा मैंने कहा, ये अब इंटेलिजेंस बेस के ऊपर नहीं रह सकती। दिस हैज टू बी फॉट, क्योंकि इसका मुस्तकबिल SAFC के लिए भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के लिए भी जुड़ा हुआ है। जब तक मामला कुछ बेहतर नहीं होते, कंट्रोल में नहीं आएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आ सकती। और फाइनली एक फैसला आपको करना है एज अ हुकूमत, एज अ लोग, एज अ पीपल, हम जो मुल्क हैं, हम कौम है, कि अफगानिस्तान असल में क्या है। हमारा बरादराना इस्लामी मुल्क है, हमारा बरादर कोई हमारा नेबर है, या ये ऐसा है जिसपे कि इस वक्त किसी का काबू नहीं है और इसलिए वहां से लोग उठ के हमारे ऊपर हमले करते हैं। अब तो वो वीडियो भी आ गई जहां पर अफगान तालिबान खुद उनको डायरेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से अटैक करना है। मेरा अपना ख्याल ये है कि अफगानिस्तान को अगर हम कुछ देर के लिए उस जगह पे डाल दें जहां पर कि हमें अफगानिस्तान से थोड़ा सा शायक रहने की जरूरत है, थोड़ा सा होशियार रहने की जरूरत है, और हमें जहां पर जंग करनी पड़े वो जंग की जरूरत है, तो मेरा ख्याल है कि हमें वो काम करना चाहिए। ये बैठे बैठे मार खाने से हमारे मसले हल नहीं होंगे। बैठे बैठे मार खाने से मसले हल नहीं होंगे। हसन निसार साहब, एक बार फिर हमें ज़र्बे अज़्ब और रद्दुल फसाद की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाले तो यानी दुश्मन तो जिसने हमला करना है वो हमला करेगा ही करेगा। हमें अंदरूनी तौर पर कितना आगे जाने की जरूरत है, अब डिसाइड कर लेना चाहिए। देखें आयशा, पहली बात यह है कि मैं नहीं समझता कि शहजाद साहब के अलावा कम से कम मैं तो क्वालिफाई नहीं करता इस तरह के सवाल का जवाब देने के लिए। इसलिए ख़ास तरह का माइंडसेट, तरबियत, तजुर्बा, बैकग्राउंड ज़रूरी होता है जो मेरे पास नहीं है। दो मैं बुनियादी बातें, एक तो शहजाद साहब ने इशारा किया अभी बिरादर, मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान अपनी तारीख से वाकिफ़ होने के बावजूद कैसे एक दूसरे को बिरादर कहते हैं। हमारी तो तारीख ही एक दूसरे की गर्दनों पे के खून से लिखी गई है। ये कौन सा बिरादर है? किस स्टेज पे? अमीर तैमूर ने जाके बायजीद यल्दरम जो कभी हारा ही नहीं था उसको तबाह कर दिया। वो एक छोटा सा फेज है ऑटोमन्स में, बाकी यहाँ तो करबला है सारा। मुगल्स क्या करते थे, सफवीज क्या करते थे, ऑटोमन्स क्या करते, खुदा का खौफ यार। अच्छा, एक तो ब्रदर ब्रुदर निकाल दें, इराक भी ब्रदर, ईरान भी ब्रदर, मुझे आज तक नहीं पता कि हुआ क्या था। अच्छा, दूसरी बात, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, मैं उस पर बात नहीं करूंगा बिकॉज आई डोंट क्वालिफाई। दूसरी बात यह है कि इन हालात में क्या करना चाहिए, जो एक आम लेमैन के तौर पे मैं कहूँगा कि प्लीज़ अपने अंदरूनी मामलात को संभालें। मुल्क में इस्तेहकाम, यकजहती, गुर्बत, नफरतें वगैरह, फासले, दूरियां, ये फेटल साबित होंगे। बाकी मैं नहीं जानता। ठीक हो गया। अफसार साहब, 2 साल के दौरान दहशतगर्दी के करीबन 1560 वाक़यात हैं, 593 सिक्योरिटी एहलकार और 263 शहरी शहीद हुए हैं। रियासत और हुकूमत एक पेज पर है। दहशतगर्दी के खिलाफ KP और बलोचिस्तान की हुकूमतों को क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, कितना विजिलेंट होने की ज़्यादा ज़रूरत है? अब मुझे तो नहीं इसका अंदाज़ा उन्हें कितना विजिलेंट होना है। वो तो बहुत ज़्यादा विजिलेंट हैं और मैं रोज़ाना बयान पढ़ता रहता हूँ। कोई ऐसा वाक़या होता है उस पर बहुत अच्छा बयान आता है हर तरफ से कि अब हम इजाज़त नहीं देंगे। तो इजाज़त, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है कि इजाज़त नहीं देंगे। मुझे पहले तो नहीं अंदाज़ा था, इन बयान से पता चलता है कि पहले तो वो इजाज़त लेके करते रहे हैं तो अब नहीं मिलेगी तो ख़त्म हो जाएगा। क्या कह सकता हूँ इस पर मैं अजीब कश्मकश का शिकार हूँ कि आपसे बात करूँ इस पे या ना करूँ। सर, हम पहले 2016 मुझे याद ज़र्बे अज़्ब और रद्दुल फसाद गुजर चुके, सब मामले पर इकट्ठा अभी ऊपर शहजाद साहब ने बात की, बेलामी और बयानात नहीं, वंस फॉर ऑल डिसाइड करके हमें एक एक्टिव वॉर की तरफ जाना है। रोज रोज मरना ये तो कोई हल नहीं है मामले का। चलें, आपने दुखती रग पे हाथ खुद ही रख दिया है। तो जिसने ज़र्बे अज़्ब की थी
वो सऊदी अरब में करोड़ों रुपए महीने की तनख्वाह ले रहा है और प्राइवेट जेट पे फिरता है। जिसने रद्दुल फसाद किया था वो दुबई में रहता है अपने बच्चों के साथ। यहाँ हम हैं अवाम का क्या जिक्र करते हैं बार बार। उनसे किसी ने पूछा पहले ज़रब अज़ पर रद्दुल फसाद हुई हैं, उनके नतीजे में तो कमर टूट गई थी उस वक्त। हमें तो ये बताया गया, 5th जनरेशन वॉरफेयर हमें सिखाया गया। आज कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे जंग नहीं होती, हमारी नौजवान नस्ल के दिमागों में ड्रिल किया गया। 5th जनरेशन वॉरफेयर लड़ी जा रही है और लड़ी जाएगी इन मोबाइल फ़ोनों के ज़रिए। आज हमें बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया से मसले हल नहीं होने तो जंग लड़नी पड़ेगी। जंग तो ऑपरेशन तो मैं गिनवाना शुरू करूं तो पता नहीं इतने ऑपरेशन हो गए हैं कि अब कुछ जिस्म पे ऐसी जगह बची नहीं है पाकिस्तान के जिस्म पे जिसका ऑपरेशन ना हो चुका हो। और जहां पे ऑपरेशन ना हो चुका हो नताइज क्या निकले। ताकतवर जो होता है ना वो कहता है माजी की बात मत करो, आगे चलो, आगे देखो, जो होना था हो चुका। लेकिन जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, जो पैसे के पीछे राल टपकाने वाले नहीं होते, जो सोचते हैं, जिनके अंदर एहसास होता है, जिनका दिल धड़कता है, वो कहते हैं नहीं, पहले माजी की बात करेंगे, पहले देखेंगे कि हमने किया क्या और क्यों किया, किस लिए हुआ ये सब कुछ। और आज 2016 की मैं बात कर रहा था, 2016 मुझे याद आ रहा है। आपने पूछा नहीं 2016 क्यों याद आ रहा है। 2016 में डॉन लीक्स हुआ था। कुछ बहुत बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए थे इस मुल्क के आलीशान, जिन्होंने कहा कि ये तो मुल्क के खिलाफ गद्दारी हो गई, क्योंकि वहाँ उस मीटिंग में ये कहा गया कि दुनिया हमें कह रही है कि हमारे यहाँ ये दहशतगर्दी का मरकज़ है, इसको ख़त्म किया जाए, वरना हमारा दुनिया में हालात बुरे होंगे। 8 साल पहले ये बात की गई थी। क्या नतीजा निकला पता है आपको? मैं उन सब किरदारों के नाम बता दूँ जिनके ऊपर जुल्म हुआ और जिन्होंने जुल्म किया इस बात पे, बजाय बात सुनने के, मानने के, स्ट्रेटजी बेहतर करने के, प्लानिंग बेहतर करने के, इबरत का निशान बना दिया गया उन तमाम सिविलियंस को। और जिन्होंने बनाया वो आज मौज कर रहे हैं। तो हुआ क्या है, ये मॉस्को से लेके बशाम तक जो हुआ है, मॉस्को में जो हुआ है उसका ताल्लुक बशाम से अलग नहीं है, सब एक ही अफगानिस्तान है उसकी जड़ें। और अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है पिछले 2 साल में, कौन लेके आया है उनको, कौन सपोर्ट करता रहा 2 साल? पाकिस्तान की मईशत किसने तबाह की है, क्यों की है उनके लिए? डॉलर हमारे यहाँ क्यों तबाह हुआ उनके लिए? हमारे यहाँ स्मगलिंग इतनी क्यों होती है उनके लिए? हमारी इकोनॉमी तबाह होगी उनके लिए, हमारा गरीब मर गया उनके लिए। और वो पूरी दुनिया में दहशत फैला रहे हैं, हमारे समेत, चाइना समेत। तो ये 2016 की उस मीटिंग के मिनट से निकलवाएं दोबारा, और फिर सिरल आलमीरा की स्टोरी पढ़े, ठीक, और फिर सोचे क्या खटा हमने और क्या खोया, और फिर गाली निकालें इस मुल्क में। तमाम सिविलियंस को कहें कि सुबह उठ के अपनी हुब्बुल वतनी का टेस्ट दिया करें, शाम तक पास हो गए तो ठीक, वरना अगली सुबह फिर दें। थैंक यू वेरी मच। इफ्तिखार साहब, माजी से अभी हम क्यों सीखने को तैयार नहीं? और अभी जो हालिया वाक़यात हैं, बज़ाहिर TTP और बलोच तंजीमों के अज़ाइम मुख्तलिफ हैं। एक मज़हब और दूसरा कौम परस्ती के नाम पर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी कर रहा है। मरबूत नेटवर्क्स की भी इत्तलात हैं, क्या आपको दुरुस्त लगती है? नहीं, बात ये है कि ये तो हकीकत है कि अफ़गानिस्तान से ये लोग आते हैं सवात के बाद दराइसन को अबूर करके इन्होंने एक बहुत ज़ालमाना हरकत की 2013 में, जब नांगा पर्वत पे मैसेकर किया। इन्होंने 11 गैर मुल्की सियाह ज़िबा कर दिए जी, और वो 16 हमला आवर थे। चलास उनकी बुनियाद था। जब उनकी इंक्वायरी शुरू की गई और कुछ गिरफ़्तारियाँ की गईं, तो जिन अफसरान ने गिरफ़्तारियाँ की उनमें SP बिलाल, कर्नल मुस्तफ़ा और कैप्टन अज़ीज़ को खुलेआम जीप पर हमला करके हलाक कर दिया गया। और TTP ने और जिंदल HAF से का नाम है, उसने इसकी ज़िम्मेदारी ली। उन मुलज़मान को कोई सज़ा नहीं मिली और ये रास्ता नया खुल गया। अफ़गानिस्तान सवात क्रॉस करें, सवात से बशाम पे आएँ KKH के ऊपर और क्रॉस चलास चले जाएँ ना। इतनी बात अगर मुझ जैसे जाहिल आदमी को समझ आ सकती है कि
एरिया कौन सा है और यहाँ पे वाक़यात क्यों होने। फिर इसी जगह पे आज के अलावा दिसंबर 2023 में चलास के करीब जो हमला हुआ 10 चीनी हलाक हुए। इससे पहले जुलाई 2021 में वाक़या हुआ, हुकूमत पाकिस्तान ने इनकार किया कि ये दहशतगर्दी नहीं है, चाइना का मौक़िफ़ था ये दहशतगर्दी है। तो ये बात अब समझ आ गई है कि एरिया ऑफ अटैक क्या है। सर हम अभी भी क्लियर नहीं है इन हाउस अपने एक्शंस रिएक्शंस को लेकर, हाउ टू हैंडल दिस मैच। यस आई एग्री विद यू। मैं कहता हूँ हमारे जो ऑफिसर्स जो थे एसपी लेवल के उनको गोलियां मार के मार दिया गया, बिकॉज वो जो 2011 का हवाला दे रहे हैं 2024 में। बाबा 2011 से ही अगर शुरू कर लिया जाता मेरे दोस्त, उसके बाद ऑपरेशन हुए, सब कुछ हुआ, मगर आज फिर हम वहीं पर हैं, बैक टू जीरो। वो अगर ऑपरेशन जो हुए, जब ये एक बात, ये जो अभी मेरा दोस्त क्या नाम है अफसार कह रहा था, और भाई कौन लेके आया, जिस वक्त हम ये बात करते हैं सवाल उठाते हैं कौन लेके आया 2 साल पहले, तो हमारे पे हमारी जो पाकिस्तान से वाबस्तगी उसी पे उंगलियां उठानी शुरू कर दी जाती हैं कि भाई तुम कौन है ये सवाल करने वाले। और भाई मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि ये जो अगर चाइनीज़ के साथ तुम्हारा रवैया ये रहा तो सी पैक तो फिर क्लोज हो जाएगा। सी पैक क्लोज होता है आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म का दौरा है, मेरे लिए रोजगार, हाँ बिल्कुल। यानी एक दफ़ा बेचारा सदर आना चाह रहा था तो आपने धरना दे दिया, अब आपका अगर कोई और आना चाह रहा है, CPEC 2 है, आपके ML1 है, और अगर कोई और आना चाह रहा है तो आप उनको डेड बॉडीज दे रहे हैं। तो ये मेरा तो मसला है भाई, इसलिए बनता है कि अगर CPEC नहीं होता है, रोजगार नहीं होता है, कारखाने नहीं लगते हैं, सड़कें नहीं बनती हैं, तो मेरा तो मसला है। तो फिर वही कैसे इनको रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? कैसे रोके? एक काम हम कर सकते हैं, हम थॉट वाइज क्लियर हो जाएं कि हम करना क्या चाह रहे हैं और कैसे मैं बताता हूँ। हम अपने लसानी और मजहबी सोच और फिक्र से बालातर होकर, हुकूमत और रियासत की तो कोई लिसानी मजहबी नहीं है जी, हैं बिल्कुल, इस पे ना बहस में अच्छा, तो फायदा कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं इस खास तौर पे इस एरिया में जहाँ पे ये वाक़यात हो रहे हैं, हम इससे बालातर होके हर शहरी जो है वो निशानदेही करे, वो अपने आप को समझ ले कि हर शहरी सोल्जर है, जिम्मेदारी, हर आदमी जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसके मोहल्ले में, अगर उसके गांव में ऐसा कोई शख्स है जो मजहब के नाम पर जो इस किस्म की हरकत में मुलव्वस है, क्योंकि छुपा नहीं रह सकता, वो कोई ज़मीन से उग कर नहीं आते, वो कहीं से ट्रैवल करके आते हैं, कहीं स्टे करते हैं, कहीं रहते हैं, कहीं प्लान करते हैं, मुकामियों को साथ शामिल करते हैं। तो मेरी तो ये गुजारिश है कि हमें बतौर कौम और ख़ास तौर पे इस इलाके के लोगों को कम से कम पाकिस्तान, सियासी वाबस्तगी, मजहबी वाबस्तगी, ज़बान की वाबस्तगी जहाँ मर्जी रहे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो इतना करें प्लीज़। जी शहजाद साहब। हाँ आयशा, 2 चीज़, आज पाकिस्तान का डेलीगेशन अफ़गानिस्तान के डेलीगेशन के साथ गुफ्तगू कर रहा है कि ट्रेड के जो मामलात हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है जी। तो एक तरफ तो आज आप ये बात कर रहे हैं और आपकी हुकूमत में से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि कैसे ट्रेड को, मामलात को कैसे आगे ले जाया जाए, और आज गुफ्तगू हो रही है, और साथ ही साथ उसी दिन आपके यहाँ ये बेशाम पे चीनियों के ऊपर हमला हो रहा है। तो ये सोच लें, पता कर लें कि आया अफगानिस्तान से बातचीत के ज़रिए हमें कोई मुआशी फ़ायदा पहुँच रहा है या चीनियों के ऊपर हमले की वजह से कोई नुकसान ज़्यादा होने का एहतमाल है। CPEC की बात की ना, बिल्कुल ठीक बात की। 2013-2014 में कराची में 2 जगह पे हमारे ऊपर सख्त किस्म के दहशतगर्द हमले हुए। 2013-14 की बात हो रही थी ना जी। अच्छा, एक कराची एयरपोर्ट पे हुआ और उससे पहले वो जो था नेवी का बेस उसके ऊपर हुआ, और सख्त तरीन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा उस चीज से। जब ये फैसला हुआ कि हमें जंग करनी है और हम जंग में जाना चाहते हैं और उसके लिए पूरी सपोर्ट चाहिए, तो फैसला ये हुआ, हमारी जाहिर है उन्हीं का हक है फैसला करना, फैसला ये हुआ हमारे लीडरान की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर कि नहीं, हम बातचीत का अमल आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब तक कि 2000 फिर जब जाके APS नहीं हुआ, APS हुआ तो फिर होश आई कि नहीं, अब तमाम का तमाम पानी निकल चुका है, अब हमें जंग ही करनी पड़ेगी। दुरुस्त हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो कहानी में जब जाते हैं ना, तो हम सिलेक्टिवली ना जाया करें। बदकिस्मती से ये गलती दर गलती और एक लड़ी से दूसरी लड़ी से जो जुड़ी हुई है और उसके उस तरीके से आप यहाँ पहुंचते हैं। इसीलिए जो लोग चले गए वो आपको जवाब नहीं आज देंगे। जो लोग मौजूद हैं उनसे सवाल हमें करना चाहिए और उनसे जवाब देना चाहिए, क्योंकि जवाब भी उनके पास है, अमल भी उनके पास है, और उन्हीं ने उस चीज को
मैनेज करना और हैंडल करना, उन्हीं ने इसका एक्शन लेना। सिलेक्टिव नहीं बल्कि क्रॉस द बोर्ड ये फैसला करते हुए कि हम जहां खड़े हैं क्यों, क्या गलतियां हो गई और कैसे दुरुस्त किया जाता है, वंस फॉर ऑल डिसाइड कर फैसला कर लिया जाए कि अब आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हाथापाई तक मामलात पहुंच गए हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में अरकान ने एक दूसरे पर संगीन इल्जाम आयद किए। ये पीटीआई की कोर कमेटी का मुसलसल तीसरा ऐसा इजलास है जिसमें अरकान के दरमियान शदीद तलखी देखने में आई। इस मरतबा झगड़ा सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत और कानूनदान नियाजुल्लाह नियाजी के दरमियान हुआ, जिन्होंने एक दूसरे को धमकी दी कि वो इजलास से बाहर निकलें, उनसे निमट लेंगे। बात हाथापाई तक पहुंच गई। दीगर अरकान ने बीच बचाव करवाया। कई अरकान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि पार्टी का बयानिया बनाने में 2-2 माह लगते हैं, मगर शेर अफजल मरवत उसे पलक झपकते ही खाक कर डालते हैं। खुद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और शेर अफजल मरवत मुतअद्दिद मरतबा आपस में सुलह करने के बावजूद बार बार आमने सामने आते हैं। शेर अफजल मरवत न सिर्फ बैरिस्टर गौहर बल्कि पार्टी के कई दीगर अफराद के मुतालिक खुलकर मीडिया में बयानबाजी करते हैं। शेर अफजल मरवत ये भी कह चुके हैं कि अगर उनके खिलाफ तनकीद और ट्रोलिंग का सिलसिला नहीं रुका तो वो 30 मार्च के जलसे के बाद पीछे हट जाएंगे। अगरचे 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में वोट मिले, लेकिन पार्टी के अंदर धड़ेबाजी, धड़ों के दरमियान महाजराई, पावर पॉलिटिक्स, बेइंतजामी और फैसला साजी के फुकदान जैसे कई अवामिल पीटीआई को कमज़ोर करने का बायस बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त सियासतदानों और वकला के धड़े अलग अलग हैं, जबकि वकला के अंदर कई ग्रुप भी एक दूसरे के खिलाफ सफारा हैं। इन धड़ों और ग्रुपों को एक दूसरे के खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानबाजी ये तासुर देती है कि जमात का कोई इंतजामी ढांचा ही मौजूद नहीं है। ताहम पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात में इमरान खान की इस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा दखल है कि वो 8 माह से जेल में होने के बावजूद किसी एक फोकल पर्सन को पार्टी में सामने नहीं लाए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इमरान खान की इस पॉलिसी का नतीजा जल्द पीटीआई के अंदर टूट फूट की सूरत में सामने आएगा? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पीटीआई इख्तिलाफात मामलात हाथापाई तक पहुंचने लगे। बानी पीटीआई की जेल से पार्टी सुप्रीमो बनने की ख्वाहिश, क्या पीटीआई जल्द किसी बड़ी तकसीम का शिकार होने जा रही है? हसन साहब। हरगिज़ नहीं आयशा, ये कभी नहीं होगा, ये तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा। उसकी एक सिंपल रीज़न है कि शख्सियत परस्त माशरों में ये नामुमकिन है। हमने सदियाँ एक ख़ास हालात में गुजारी, बुत परस्ती तो मुमकिन नहीं है, तो उसका आसान तरीन हमारे यहाँ वो हल है कि शख्सियत परस्ती, इंसानों की पूजा शुरू कर दो। ये बहुत भयानक रवायत है, चूँकि बुत की पूजा करते उसका दिमाग ख़राब नहीं होता, तो मक्खी नहीं उड़ा सकता। जब इंसानों की पूजा होती है तो फिर दे गो बज़र्क। खैर, सो ये है नामुमकिन। पीपल्स पार्टी देखो मिसाल है, पीपल्स पार्टी में आज भी भुट्टो बिक रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी, ये नाम डज इट मेक एनी सेंस? पिदरी माशरा है। सो जुल्फ़कार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो तक ठीक, उसके बाद भी यानी सरीहन एक फजूल सी बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी, लुक एट द नेम। अच्छा, दूसरी तरफ एक पार्टी का तो माशाल्लाह नाम ही नून लीग है, नवाज लीग। अच्छा, नवाज प्रैक्टिकली फारिग हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब हैज़ नो फ्यूचर एज अ पॉलिटिशियन। लेकिन बात फिर वही है, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा और मर जाऊंगा प्यार अगर कोई दूजा करूंगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, एक स्क्रैच नहीं आएगा पीटीआई पे। ये तमाशे तो मुझे चलते रहेंगे, द डे ही इज आउट। और नहीं भी तो ये तो रौनक है, उसको तो सूट करता है, लीडरशिप को तो सूट करती है ये सिचुएशन। आप किस दुनिया में रह रहे हो? पाकिस्तान में और वहां कौन सा कोई डिसिप्लिन है या कोई सिस्टम होता है या फलाना? कुछ भी नहीं। दुरुस्त है। एक पार्टी में चंद लोग होते हैं, ये मौलाना क्या फजलुर रहमान वगैरह, माइनस दिस फैमिली, व्हाट आर दे, हु आर दे? इसलिए छोड़ें, कख नहीं होता, फिक्र ना करें आप। ठीक है जी, इतनी फिक्रमंद ना हुआ करें, इफ्तिखार नहीं होता। दुरुस्त है। इफ्तिखार साहब, इमरान खान की चाहते ना चाहते पीटीआई को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इंतखाबात तक तो कामयाब रही, मगर अब जिस तरह की आवाज़ें आती हैं जमात के अंदर से, आपको भी लगता है कि तकसीम की तरफ नहीं जाएंगे या फिर इमरान खान को अपनी पार्टी को तकसीम से बचाने के लिए अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करना पड़ेगा? इमरान अपनी पॉलिसी पर नजरसानी नहीं करेंगे, पार्टी कोई तकसीम का शिकार होने नहीं जा रही। मैं पहली दफ़ा हसन से पब्लिकली
एग्री करता हूँ। क्या बात। क्योंकि हसन ने बड़े मज़े की बात की। उसने कहा कि हम बुत परस्ती तो कर नहीं सकते, तो शख्सियत परस्ती की जो इंतहा उस पार्टी में पाई जाती है कि वो अपने मुंह पे मास्क लगा लेते हैं, तो इससे ज़्यादा बेचारे और क्या कर लें। मुझे तो डर है कि किसी दिन एक ऐसा जुलूस ही ना निकल आए कि सब ने वही मास्क पहने हों, तो लोगों को पहचानने में ये मुश्किल हो जाए कि असल में असली आदमी कौन है। तो ये तो शख्सियत परस्ती की जो इंतहा इस पार्टी के ज़रिए हमें देखने को मिल रही है, इसके 100 में से 100 नंबर उनको देने चाहिए। अच्छा, और होगा कुछ भी नहीं, अनकरीब वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा। रोज़ाना मैं ट्विटर पे ऐसी ट्वीट देखता हूँ, ऐसे पैगामात देखता हूँ, कहा जाता है 12:06 पे फ़लाने की गाड़ी जाएगी, गाड़ी का वो भी बताते हैं कि मॉडल क्या होगा, उस गाड़ी में बैठ के वो ले आएंगे बाहर, उनको रोज़ ही बाहर लाते हैं। और रोज आपने भी इसी हिसाब से कहा है कि जल्द बाहर आ जाए। तकरीबन हर दो दिन के बाद ऐसा एक मैसेज मिलता है। अब ये क्या है? ये शख्सियत परस्ती है। उनके दिल में जो इमरान खान बैठ गया, वो उसके साथ बात करते हैं कि यार हम तुम्हें सुबह सैर कराने ले जाएंगे, तुम्हें लारस गार्डन ले जाएंगे, तुम्हें लाहौर ले जाएंगे। अब मसला आ रहा है, असल जो इनका इशू वो है मार्च की कोई तारीख दे बैठे हैं फिर 30 मार्च। अब जो पार्टी ये दावा करे कि हमने तो स्वीप कर दिया, एक तूफ़ान आया, तूफ़ान सबको बहा के ले गया, लेकिन हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमें 180 नशस्तें नहीं दी गई, 90 दे दी गई, 90 का भी मसला है। किधर चले गए? मैं किधर यार, आपका सवाल ये है कि पीटीआई किस बड़ी तकसीम का शिकार होने जा रही है, और मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ आपकी गलत फहमी है। तकसीम का शिकार नहीं होने जा रही, वो बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर जा रही है अगले हफ्ते। मुश्किल के अंदर? जी हाँ। अब यहाँ पे कामयाबी और नाकामियों की जो दास्तान रकम होगी, वो आपस में झगड़ें, लेकिन इमरान खुश है। इमरान की क़यादत को कोई चैलेंज नहीं, ना हो सकता है, ना होगा। अरे आपको आज इमरान के हक में बात हो रही है तो आपको बुरी लग रही है? नहीं, मैं तो नॉर्मली जो बड़ी कोशिश करती है कि इमरान और इमरान की पार्टी के बारे में बहुत डिटेल गुफ्तगू हो, तो आज पहली दफ़ा एक मौका मिला है, और इसके हसन का मैं शुक्रगुजार हूँ। हसन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे रखा कि जनाब इमरान खान के अलावा तो रखे कोई नहीं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पीटीआई इख्तिलाफात मामलात हाथापाई तक, बानी पीटीआई की जेल से पार्टी सुप्रीमो बनने की ख्वाहिश, क्या जल्द तकसीम की तरफ जा सकती है जमात या पॉलिसी ठीक है? अबसार साहब, ऊपर की राय आपने जानी है, हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बात की है। आपके ख्याल में किसी और को सामने लाने की ज़रूरत है जो स्पोक्स पर्सन बने, और इमरान खान जो बात कहें वो, क्योंकि हमें धड़े बंदियाँ और धड़े नज़र आ रहे हैं, या बेहतरीन पॉलिसी जारी है? देखिए, आपने सवाल में आपने बात कही है कि सुप्रीमो बनने का शौक़ है या पता नहीं सुप्रीमो बनना चाह रहे हैं। वो ऑलरेडी सुप्रीमो हैं, आपको किसने कहा है कि वो नहीं है? पीटीआई इज़ ऑल अबाउट इमरान खान। जैसे मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो नवाज शरीफ के साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो फैमिली के वजह से है। पाकिस्तान की तीनों बड़ी जमातें जो हैं, और बल्कि बाज़ तो छोटी जमातें भी, वो सिर्फ वही सर्वाइव कर सकी जहाँ पे फैमिली ट्री से कोई बंदा आगे आके या बंदी आगे आके उसको लीड करे, वरना तो पाकिस्तान में सियासी जमातों का ऐसा कोई मुस्तकबिल नहीं है कि बगैर सुप्रीमो के वो खुद ही अपने तौर पे ऑर्गेनिकली वो ग्रो करें या वो सर्वाइव कर सकें। तो मैं नहीं समझता कोई पॉलिसी में कोई भी बुराई है, और वो लड़ते रहें, जिसने भी लड़ना है। लीडर है इमरान खान है, लोगों ने उसके पीछे आना है, जो उनके वोटर्स हैं उन्होंने उन्हें सपोर्ट करना है, और किसी ने जो मर्ज़ी कुछ कर ले, जितने मर्जी धड़ेबंदी हो जाए, वो नाकाम होगी अल्टीमेटली। और एक बात सिर्फ मैं, अगर आप इजाज़त दें तो, वो शहजाद साहब ने जो कहा कि जो पिछले चले गए उनको भूल जाएं, मैंने पहले ये बात कही है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, और भूलना चाहें वो भूल जाएं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता, और ना ही मेरा ख्याल है कौम भूलेगी। और जितना मैंने पढ़ा हुआ है, दुनिया में किसी कौम ने तरक्की नहीं की जब तक उन्होंने पीछे मुड़ के ये नहीं देखा कि हमने गलतियाँ की है, क्या की हैं और किसने की हैं, और ऐसे लोगों को उन्होंने अवॉइड किया आइंदा ऐसी पोजीशंस पे लाने पे, और अपनी गलतियों से सीखा है और अपना रास्ता बेहतर किया है। आज वालों से जवाब लेना है तो मेरे इमाम हैं शहजाद चौधरी साहब, बिस्मिल्लाह करें, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे।
ठीक है जी शहजाद साहब, पीटीआई भले ही रवायती सियासी जमातों से अपने आप को मुख्तलिफ करार दे, जैसे अभी ऊपर एक अफसार साहब ने जुमला दिया कि किस तरह जमातें आगे बढ़ी, कहीं ना कहीं मौरूसियत नजर आती है और आगे बढ़ी, यानी कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई कैरी करता है उसको लेकर। ज़ेरे ताब जो सियासी जमातें हमने माजी में देखी, बीवी बहन बेटी कोई ना कोई सामने आया, क्या पार्टी बचाने के लिए इमरान खान को किसी की जरूरत पड़ेगी या कोई ज़रूरत नहीं है, वो मौजूद हैं, बस सब ठीक है, नीचे कोई आगे पीछे भी हो तो उनका वोटर इंटैक्ट रहेगा, कोई तकसीम नहीं होगी बड़ी? नहीं, मुझे दो बड़ी कमियां नजर आती हैं इस पीटीआई के मामले में आज के दिन जब देखा जाता है। एक तो ये कि जो इलेक्शन में जिस किस्म की सपोर्ट मिली है पीटीआई को जी, आज की जो पीटीआई जिस हैसियत में अवेलेबल है, मौजूद है, वो उस सपोर्ट्स को कोई अपनी ताकत नहीं बना पाई। और वो जो सपोर्ट है जो वोटर्स ने निकल के दी है इस पार्टी को, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल होती नजर आती है। यानी अगर उसको हम उसको ये पार्टी इस्तेमाल नहीं कर पाई, अपनी ताकत का सबब नहीं बना पाई, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर हो भी जाएगी। हालांकि अभी महीना डेढ़ महीना, लेकिन उसके बावजूद ये कह देना कि वो मुझे इस पार्टी में वो तंजीम नज़र नहीं आती कि उसको अपनी ताकत बना पाए, पहली बात। दूसरी बात, ये पार्टी कभी तहरीक से तंजीम का सफ़र मुकम्मल तौर पर तय नहीं कर पाई। जब तक आप सिर्फ इमरान खान या किसी भी शख्सी जिसका आप करते हैं उसको एड्यूलेशन करते हैं, उसको पूछते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, तो फिर उसके बाद जो तंजीमी ढांचा नीचे वाला है वो बिल्कुल से गैर फाल हो जाता है। और जब गैर फाल हो जाता है तो वो तंजीम मुकम्मल तौर पर हो भी तो किसी शक्ल में नहीं रहती। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कमज़ोरियाँ हैं। तीसरी बात, बड़े कमाल के साथ इमरान खान, उनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और प्रेसिडेंट परवेज़ इलाही साहब, ये नहीं कि परवेज़ इलाही या शाह महमूद कुरैशी शायद उसी पाए के होते जिस तरीके से इमरान खान है, लेकिन कोई ना कोई एक ढांचा ऐसा होता जो कि इस हालत में उठ के लीडरशिप ले लेता। लेकिन वो तीनों चूंकि पाबंद सलासल हैं, इसलिए इस वक्त हेडलेस चिकन वाली हालत है, सब इधर उधर आपस में लड़ रहे हैं, कोई इस वक्त इसका कोई सर पैर नहीं नजर आता पार्टी का। चौथी जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि क्या अगर ये ऐसा ही मामले रहते हैं, और लगता है कि शायद ऐसे ही रहेंगे, अगर इमरान खान किसी सूरत में मुआवजाती तौर पर बाहर आके फौरन पार्टी की कमान संभालने और उसके बाद फिर से जैसे कहते हैं कि एक मूवमेंट तहरीक इस तरह की बने कि हर चीज़ उलट पलट हो जाए, तो वो उसके चांसेस कम नज़र आते हैं। उसकी गैर मौजूदगी में क्या ये पार्टी आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की आम आदमी पार्टी की तरह बनने जा रही है, जिसका दिल्ली पे तो कंट्रोल हो सकता है लेकिन उससे आगे लगता है कि बीजेपी उसको कभी आने नहीं देगी। ये पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त मेरे ख्याल में लोगों को सोचना चाहिए। ठीक हो गया जी। हमारे सवाल के जवाब में तीन मेहमानों का तो एक जैसी करीबन राय में शहजाद साहब जो हैं वो मुख्तलिफ राय रखते हैं कि देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में, अगर कोई लीड नहीं करता सामने से और इमरान खान साहब खुद मौजूद नहीं होते तो फिर इस जमात का हाल वो आम आदमी पार्टी से इसको मुमासलत दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।